मोदी जी का बलात्कार परिवार है, भ्रष्टाचारियों से भरा परिवार है, बलात्कारियों से भरा परिवार है, पूरा भरा पूरा परिवार है। उनका परिवार कहाँ नहीं है? कुलदीप सेंगर, चिन्मय आनंद, ब्रजभूषण शरण सिंह और एम नाबार्ग, विजय जौली, कैलाश विजयवर्गीय, सारे के सारे रेप के आरोपी उनके परिवार में भरे हुए। कहाँ नहीं है उनका परिवार? उनका परिवार तो इतना बढ़िया साहब, हद से ज़्यादा। तमाम उनके 303 सांसदों में से 139 सांसदों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के, अपहरण के, बलात्कार के, डकैती के आरोप लगे हुए हैं 139 सांसदों पर। कितना बढ़िया परिवार है उनका, तो क्या शानदार परिवार है। नमस्कार, मैं मुकेश पंडित आपके साथ। आज जो इंडिया गठबंधन की महारैली जो इस समय दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में संपन्न हुई है, आइए उसके बारे में जानते हैं शर्मा जी से। शर्मा जी आज हमारे साथ फिर एक बार हैं। शर्मा जी, जो ये इंडिया गठबंधन की जो महारैली और जो महासभा बोलो, क्या है इनके मायने? देखिए जी, सफल हुई है पूरी तरह, आपके सबके सामने है। जन सैलाब उमड़ के आया है लगातार। और ये जो भीड़ यहाँ ये आई है जी तादाद में, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगी? बिल्कुल होगी जी। भीड़ तभी आती है जब उसे वोट देने का मन होता है, और उसके साथ साथ कम से कम 4 लोगों का और मन होता है। मेरे घर में आज 4 लोग हैं परिवार में, सबका मन है कि मैंने इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को वोट देना है। 3 घर में बैठे हैं, मैं अकेला आया हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं, लेकिन जाएगा ना, मैसेज तो जा रहा है ना। इसका मतलब ये लगाना चाहिए, अगर आप यहाँ पे आज 1 लाख लोग हैं तो कम से कम 4 लाख लोग और आपके तैयार हैं पीछे वोट देने के लिए आपको, और ये 4 लाख जो है कम से कम 40 लाख को और कन्विंस करेंगे। जो ये इंडिया गठबंधन का जी किस चीज़ को लेकर, जो ये महारैली किस चीज़ को लेकर है? जी, तानाशाही, तानाशाही, डेमोक्रेसी का हनन, हर तरह से तानाशाही चल रही है। आप ये देखिए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा जो है देश कहाँ पहुँच गया, 180 देशों में 161वीं सूची पर पहुँच चुका है। तानाशाही तो है। परसों आपने देखा होगा, अपने 3-4 दिन पहले एक बयान आया था डीएम साहब का, गाजियाबाद के डीएम साहब, आप पत्रकारों को किस तरह से धमका रहे थे कि या तो सीधे हो जाओ, दुधारी तलवार हो, वरना आपको समझा दिया जाएगा। समझ जाओ, चाहे इसे धमकी समझ लेना, चाहे इसे सलाह समझ लेना। तो ये तानाशाही नहीं है, बोलने की आज़ादी लोगों की ख़त्म करी जा रही है। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को पकड़ के ऐसे गवाह के बयान के आधार पर जेल में डाला जा रहा है, जो पहले कुछ और कहता था, बाद में कुछ और कह रहा है, जिसके गवाह के बयानों का ही कोई भरोसा नहीं है। जो आज से पिछले साल ये कहता था कि जी मैं तो केजरीवाल को जानता ही नहीं, कौन केजरीवाल, मैं तो इनसे कभी नहीं मिला, तब उसकी इस बात को तो पकड़ लिया, उसे उठा के अंदर डाल दिया। जब उसने 5 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा दे दिया, उसकी जाके सुनवाई होनी शुरू कर, उसके बाद उसे जो है पीठ दर्द का हवाला देते हुए उसे जमानत दे दी। उसके बाद उसने 55 करोड़ का चंदा बीजेपी को और दे दिया, और उसके बाद वो सरकारी गवाह बन गया, वादा माफ गवाह बन गया। तो ये तानाशाही तो है ना, कि चंदा दो, धंधा लो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे। जब चुनावों की आचार संहिता लग चुकी है, घोषणा हो चुकी है, तब आप उस पर लगातार आरोप लगा रहे हो। आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को अंदर कर रहे हो। क्या ये तानाशाही नहीं है? क्या रह गया अब तानाशाही में? और बताइए। आपने जो बात, सबसे सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी, उसके आपने खाते फ्रीज कर रखे हैं। उसके ऊपर आप पता नहीं कौन कौन से साल का असेसमेंट ईयर का आप इनकम टैक्स का उस पर लगा के ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, और उस पर ब्याज पे ब्याज, जुर्माने पे जुर्माने लगा के, जितना उसके खातों में नहीं है। 1200 करोड़ रुपए उसकी फिलहाल घोषित इनकम थी कि 1200 करोड़ रुपए लगभग जो है उनके खाते में मौजूद है। 1823 करोड़ का आपने उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया। तो क्या ये तानाशाही नहीं है? आपने जो बार बात जो तानाशाही कर रहे हो, और जो महारैली में तानाशाही को लेकर जो हुई है जी, क्या इस समय जो लोकतंत्र, जो तानाशाही, कहाँ है तानाशाही? पूर्ण रूप से उनके नेता सुरक्षित हैं जी, और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ कहाँ तानाशाही? हाँ, बीजेपी ज्वाइन कर लोगे तो आप सुरक्षित हो, ये बात हकीकत है, और ये बात वो बाकायदा प्रूफ करते हैं। आप भ्रष्टाचार, अभी पूरे रास्ते में उन्होंने आसपास के रैली स्थल के आसपास उन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं, भ्रष्टाचारी, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी को बचाओ, हम कहते हैं भ्रष्टाचारियों को मिटाओ। तो भ्रष्टाचार मिटाने का उनका तरीका क्या है? अजीत पवार, इतने बड़े भ्रष्टाचारी, जब तक वो एनसीपी में थे, 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी, अपनी पार्टी में ले लिया, आज उनका मामला खत्म करने की तैयारी चल रही है। उससे पहले छगन भुजबल, ईडी ने उनके ऊपर छापेमारी करी थी, उनको गिरफ्तार करा, सब काम करे, उनके ऊपर केस चलाया, और उसके बाद ईडी ने कोर्ट में सबमिट कर दिया कि हमारे पास तो इनकी फाइल ही गुम हो गई है, इसलिए इनका मामला बंद कर दिया जाए। कितनी बचकानी दलील दी। फिर और जो तुम्हारा मोदी का डंका बजता है जी, पाकिस्तान डर के मारे चंदा दे रहा, पाकिस्तान कंपनी मोदी को। जी जी, देखिए, पाकिस्तान वाली जो कंपनी, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बताता हूँ, एक पीओवी कंपनी है, पावर कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके बारे में मैं आपको पूरी तरह नहीं कह सकता, क्योंकि उसके बारे में ये उठ के आया कि वो चंदा वास्तव में पाकिस्तानी कंपनी है नहीं है। लेकिन जब उसका जीएसटी नंबर चेक करा गया था, वो शायद वो दिल्ली की निकली, तो मैं उस बारे में कोई नहीं बोलूँगा। और जो मोदी का, जैसे कहते हैं मोदी का डंका बजा, हाँ, डंके के बारे में बिल्कुल जी। तो वीप कंपनी चंदा ले रहे हैं, ये भी तो डंका है। हाँ, ये डंका है, विदेशों में डंका इतना बज रहा है, बीबीसी हमारी भर्त्सना कर रहा है, यूएनओ में तक हमारी ये बात पहुंच गई कि आप चुने डेमोक्रेसी खतरे में, चुने हुए मुख्यमंत्री को आपने डाल रखा है। अमेरिकन राजदूत का आपने बयान पढ़ा होगा, जिसके बाद सारे के सारे एक तरफ हो गए, अरे हमारे आंतरिक मामलों में दखल मत दो, ये हमारे आंतरिक मामले दखल मत दो इसमें। और उसके बाद उनको बोला गया कि अपनी बाइट वापस लो, लेकिन उन्होंने कहा फिर दोबारा कि नहीं, हम इस बात पर कायम है कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस बात अल जजीरा क्या लिख रहा है? मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी।
न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है, BBC क्या लिख रहा है, तो क्या ये डंका बज रहा है? नहीं, डंका ये है कि बीफ कंपनी डर के मारे मोदी को चंदा दे रहा है। जी जी जी। और वो हिंदुत्व की बात करते हैं और वो उनसे चंदा ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो इनकी बीजेपी की खासियत है, दोगलापन। दोगलापन, एक तरफ कहते हैं गाय हमारी माता है, दूसरी तरफ जो गाय को काटने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, उन्हीं कंपनी में इनके निदेशक भी शामिल है और उन्हीं कंपनियों से चंदा भी ले रहे हैं। और जिसको कहते हैं बीफ एक्सपोर्ट को पिंक रेवोल्यूशन, उसमें हमारा जो है देश दूसरे नंबर पे आ गया है। बताइए, तो दोगलापन इनका तो साफ जाहिर होता है ना, कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये गाय बचाने की बात करते हैं यूपी हाँ में, खास करके योगी। बिल्कुल बिल्कुल, गाय बचाने की बात करते हैं। अभी यहाँ से आप चलिए, पुराना पुल क्रॉस करिए, उसके बाद देखिए गौशालाओं का क्या हाल है, उसके बाद देखिए सड़कों पे गायों का क्या हाल है। गाय बचाना है, गाय हमारी माता है, लेकिन वो माता कचरा खा रही है, उस पर आपको चिंता नहीं हो रही। वो माता कूड़े में मुंह मार रही है, उस पर आपको चिंता नहीं हो रही। गाय को खुरपका रोग हो रहा है, उस पर आपको चिंता नहीं हो रही। गाय पन्नियाँ खा खा के उनके पेट इतने मोटे मोटे हो गए और वो सड़क पे पड़े पड़े दम तोड़ देती है, उसकी आपको चिंता नहीं होती। लेकिन उसका जो चंदा आता है वो इन्होंने खाना है, वो चंदा खाना है, गौशालाओं के नाम पे चंदा खाना है, गाय को नहीं बचाना है, सिर्फ उनका इस्तेमाल करना है, राजनीतिक इस्तेमाल करना है। मोदी जी बात करते हैं परिवारवाद की जी कि ये तुम्हारा राहुल जी गांधी परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, अखिलेश जी यादव परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, केजरीवाल जी जेल में है, उनकी पत्नी उनके परिवार को आगे बढ़ा रही है। ऐसे ही लालू जी की बात करते हैं, काफी लोग की बात करते हैं, क्या है? नहीं, वो परिवारवाद की बात करते हैं, वो अपनी पार्टी में भी तो झांकेंगे। उनके सांसद हैं, उनके जो मंत्री हैं, उन्होंने सबको टिकटें दी हैं, सबको कहे मंत्री परिषद में बैठा रखा है। पहले अपने में झांक ले तो दूसरे पे आवाज़ उठाए। और रही बात योग्य आदमी की, तो अगर परिवार में आप हैं और आपके परिवार में कोई दूसरा योग्य आदमी है और वो जनता की सेवा कर रहा है, तो इसे परिवारवाद नहीं माना जाना चाहिए। अल्टीमेटली जनता की सेवा के लिए ना लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर आप लालू जी को पसंद कर रहे हो और उसके बाद वही काम आपके तेजस्वी यादव साहब कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है? मैं उस परिवार को परिवारवाद नहीं मानता। परिवारवाद तो ये है कि आप में कोई योग्यता नहीं है, फिर भी आपने अपने बेटे अमित शाह जी ने अपने बेटे को BCCI का अध्यक्ष बना रखा है। किस हैसियत से? क्या हमारे पुराने क्रिकेटर नहीं थे हमारे पास? क्या हमारे पास योग्य लोग नहीं थे क्रिकेट जगत से? क्या हमारे पास गावस्कर साहब जैसे नहीं थे, कपिल देव साहब जैसे नहीं थे लोग? क्या उन लोगों का हक नहीं बनता था उस पर कि जो क्रिकेट को समझते हैं, बारीकी समझते हैं? परिवारवाद तो असली ये है, ये परिवारवाद नहीं है। अगर आप जनता में हो और जनता की सेवा करना चाहते हो, एक परिवार से अगर 4 लोग भी शामिल होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर परिवारवाद की बात करते तो इस तरह से तो हम कभी अंग्रेजों से आज़ाद ही ना हो पाते, क्योंकि पूरे परिवार में कई पीढ़ियों ने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दे दी थी। परिवारवाद तो तब भी था ना, बचने के लिए कुर्बानी दे रहे थे ना वो लोग, अंग्रेजों से बचने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए कुर्बानी दे रहे थे। तो फिर कैसे परिवारवाद मान लें हम उसको? तो आपका कहने का मतलब ये है कि परिवारवाद उस समय जैसे कि कुछ लोगों ने जी कुर्बानियाँ दी, जी, तो वो भी परिवारवाद था, वहाँ ये बात नहीं करते और यहाँ ये बात करते। हाँ ये जी। कहने का मतलब मेरा बिल्कुल यही कहने का मतलब, अगर देश हित में परिवारवाद है, एक परिवार के अगर 4 लोग देश हित में काम कर रहे हैं, तो मैं उसे परिवारवाद नहीं मानता, सीधी सी बात। और मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं। क्यों नहीं है जी? मोदी जी का बलात्कार परिवार है, भ्रष्टाचारियों से भरा परिवार है, बलात्कारियों से भरा परिवार है, पूरा भरा पूरा परिवार है। उनका परिवार कहाँ नहीं है? कुलदीप सेंगर, चिन्मयी आनंद, ब्रजभूषण शरण सिंह और M नाबार्ग, विजय जौली, कैलाश विजयवर्गीय, सारे के सारे रेप के आरोपी उनके परिवार में भरे हुए। कहाँ नहीं है उनका परिवार? उनका परिवार तो इतना बढ़िया साहब, हद से ज़्यादा। तमाम उनके 303 सांसदों में से 139 सांसदों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के, अपहरण के, बलात्कार के, डकैती के आरोप लगे हुए हैं 139 सांसदों पर। कितना बढ़िया परिवार है उनका, तो क्या शानदार परिवार है। नहीं, जैसे कि उनका परिवार कहीं राजनीति में या हाँ जी। कहीं नौकरी पेशे में आगे नहीं आया, बताते हैं उनके भाई परचूने की दुकान चलाते हैं, कबाड़ की दुकान चलाते हैं, ठीक है, और कोई गाड़ी वगैरह नहीं है बड़ी, ठीक है जी। कभी ये हाँ। कहता है कि बड़ी गाड़ियाँ भी हैं। जी जी जी, ठीक है। मोदी का कोई परिवार नहीं, यहाँ जी। परिवार नहीं है क्या? जी ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को जी। तो बाकी लोगों में आप देखिए किसका परिवार, किसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कौन अपनी फैक्ट्रियाँ चला रहा है? क्या शास्त्री जी का परिवार के उनकी फैक्ट्रियाँ लगी पड़ी हैं? शास्त्री जी के परिवार से कोई है राजनीति में? है राजमोहन गांधी जी हैं या गांधी जी के परिवार के जो लोग हैं, उनके पोते पड़पोते, क्या उनके पास फैक्ट्रियाँ चल रही हैं? क्या वो इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं? नहीं है ना। आज भी वो लोग अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की जो है भतीजी वो और कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी के रिश्तेदार, क्या आज उनके पास परिवार है? उनके पास संपत्तियां हैं? नहीं है। देश हित में काम करा था, बात खत्म हो गई। और मोदी जी ने एक ट्रेंड चलाया है जी। कि मैं भी मोदी का परिवार। हाँ हाँ, ये क्या है? जितने बलात्कारी हैं मोदी जी के परिवार में शामिल हैं, आ जाओ। जितने भ्रष्टाचारी आज की डेट में है, दूसरी पार्टी में हो तो भ्रष्टाचारी हो, मेरी पार्टी में आ जाओ, आपका भ्रष्टाचार खत्म है। शुभेंदु अधिकारी जब तक TMC में थे बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, उनकी पार्टी में शामिल हो गए, पाक साफ हो गए, मामला उनका खत्म हो गया। हेमंत बिस्वा शर्मा थे 2014-15 तक, तो जब तक कांग्रेस में तब तक बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे। जल घोटाले का ऊपर उनके आरोप, सिंचाई का उनके ऊपर आरोप, शारदा चिटफंड घोटाले का उनके ऊपर आरोप। बीजेपी ज्वाइन करी, साफ हो गए। जिसकी कल उन्होंने पवन खेड़ा साहब ने भी डेमो दिया था कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन,
आप भ्रष्टाचार करो, मेरी पार्टी में आ जाओ, आप साफ हो, कोई चिंता नहीं आप ले लो जी। और जो आपने जो बात जो वॉशिंग मशीन की जो बात छेड़ी है, हाँ, और जो ये वॉशिंग मशीन जो कल आप बता रहे खेड़ा जी ने, क्या है ये वॉशिंग मशीन, मतलब किस तरह की किसकी मशीन है, कौन पाउडर क्या है? वॉशिंग पाउडर मोदी अच्छा, वॉशिंग पाउडर मोदी। एक पहले चलता था वॉशिंग पाउडर निरमा, वो भी गुजरात की कंपनी थी, अब नया आ गया वॉशिंग पाउडर मोदी। भ्रष्टाचार करो, व्यभिचार करो, दुराचार करो, कुछ भी करो, मेरी पार्टी में आ जाओ, सब साफ है, सब धो के साफ कर दूंगा, पाक साफ कर दूंगा। और मशीन कौन सी छाप की है? मशीन मोदी साहब, मोदी छाप है? बिल्कुल हाँ, अच्छा। जी। और जिससे कि आप लग रहा है कि दिल्ली में जो 7 लोकसभा है कि बीजेपी कितनी सीट हार रही है? अब तो सारी हार गई, अच्छा, बिल्कुल आत्मघाती कदम साबित हुआ है उनके ऊपर। ये केजरीवाल साहब को गिरफ्तार करना उनके लिए आत्मघाती कदम है। और जैसे कि मोदी जी ने एक वो दिया है नारा, अब की बार 400 पार। जी हाँ, तो अब की बार 400 पार उन्होंने पहले से पहले इशारा दे दिया। अगर आप लोगों ने मुझे तिबारा चुन लिया तो अब की बार पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार, दालें सारी 400 पार, दूध 400 पार, और आपका सरसों का तेल 400 पार, ये सब चीज़ें 400 पार हो जाएंगी। वो पहले से पहले इशारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार होगा, आप मुझे चुन के आओगे तो मैं 400 पार करूँगा, देश हित में करूँगा, और आपको समझाऊँगा कि 400 पार होने के फ़ायदे क्या हैं लगातार। तो मोदी जी एक जो कहते हैं बाइनरी जो नंबर होता है कोड वर्ड में जनता को बता रहे हैं, या तो मुझे लाओगे तो 400 पार सीटें नहीं है जो आप बिल्कुल 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 महंगाई का इंडेक्स 400 पार, पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार। आपको याद होगा 2014 में नारा दिया था पेट्रोल डीजल सस्ता करूँगा, 35 रुपये लीटर करूँगा, और 35 रुपये लीटर करने के बदले उन्होंने 35 रुपये उसमें ऐड ऑन करा, 70 का सीधा 105 पहुँचा दिया, 107-8 तक पहुँचा दिया। तो समझ जाओ आप इशारे उनके, भाई जनता को तो साफ इशारा कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ किससे? बीजेपी के बलात्कारियों से। वो तो कहते हैं बचा लो अपनी बेटी, भाई मेरी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। परसों आपने देखा होगा अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए उसमें सब स्मृति ईरानी जो है बाल विकास और महिला विकास मंत्री वहाँ पहुँची थी उत्तराखंड में, उनसे सवाल करा रहे भाई अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए आप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं मुझे धक्का मत दो, दौड़ती दौड़ती चलेगी। उन्होंने जवाब तक भी नहीं दिया इस मामले में, नहीं दिया ना। और तो तुम्हारा स्मृति ईरानी मणिपुर पे भी नहीं बोली? मणिपुर पे भी नहीं बोली, नहीं बोलेंगी जब तक इनके वो क्या नाम था अपना, एक और इसका उदाहरण देता हूँ आपके, ये नीतीश कुमार, उन्होंने एक विधानसभा में भाषण दिया था जिसे महिलाओं के खिलाफ बना प्रचारित करा गया था। उस वक्त कैसे खून के आंसू रो रही थी स्मृति ईरानी, हाय नीतीश जी ने कैसा बोल दिया, उनमें इज्जत नहीं करेगी, उन्होंने ये नहीं करा, उन्होंने वो नहीं करा। और अब वही नीतीश जो है शामिल हो गए उसमें, अब उनका मुंह बंद हो गया। तो साफ बात है। और अभी जो बात करते हैं नारे की जो बात करते हैं जी, बेटी बचाओ, आपने कहा बेटी बचाओ भाजपाइयों से, बिल्कुल बेटी पटाओ का भी तो नारा था ना इसमें? बिल्कुल, ये मोदी जी की जबान जो वायरल है दिल्ली में जो आता है ना, वही जबान पे आ जाता है, बेटी बचाओ बेटी पटाओ। पढ़ाओ नहीं बोला था उन्होंने, पटाओ बोला था, सबको याद है, लेकिन उसको कह दिया गया अरे नहीं कोई बात नहीं, जबान फिसल गई। जो दिल्ली में होता है ना वो जबान पे आ ही जाता है। जैसे अभी इनके एक अनंत हेगड़े साहब ने बयान दिया था कि अब की बार 400 पार हमें मिल जाएगा तो हम इस संविधान को बदल देंगे, तो उसी नारे को ये लोग लेके चल देंगे। अगर इस बार हमें 400 पार का बहुमत मिल गया तो ये संविधान बदल देंगे। और अब मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी, हाँ जी, क्या है मोदी की गारंटी? मोदी की गारंटी है आप दूसरी पार्टी में हो, भ्रष्टाचार करो, मैं आपको अपनी पार्टी में लूँगा और आपको कोई छू नहीं सकेगा। ये मोदी जी की गारंटी है। आप बलात्कार करो, मेरी पार्टी में आके शामिल हो जाओ, आपको कोई छू नहीं सकेगा। आप अपहरण, हत्या, डकैती, मर्डर कुछ भी करके आ जाओ और वह इसके बाद मेरी पार्टी में आ जाओ, आपको कोई ईडी IT CBI नहीं छुएगी। ये मेरी गारंटी है। बाकी जिन गारंटियों को उन्होंने बात करी थी वो सारी की सारी आज तक एक तो पूरी हुई नहीं। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दूंगा, एक भी पूरी नहीं हुई। गंगा का निर्मलीकरण कर दूंगा, पूरी नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप हर साल आपको आपके काला धन वापस लेके आऊँगा, काला धन वापस नहीं आया। गंगा साफ कर दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, कोई सी भी कौन सी पूरी हुई है? एक भी पूरी नहीं हुई। गारंटी सारी फेल हुई है। तो उन्होंने एक काम तो कर दिया था जी कि जैसे कि राहुल गांधी ने कहा था कि जो ये पैसा लेके बाहर गए कि मोदी करने वाले, राहुल गारंटी तो थी, गारंटी थी ना। किस चीज़ की गारंटी थी? उन्होंने जो सारा पैसा लेके भागे मोदी सरकार में तो भागे हैं, उनमें से एक भी वापस आया? अभी तक नहीं आया। गारंटी दी थी मैं विजय माल्या को भी पकड़ के लाऊंगा, मैं नीरव मोदी को भी लाऊंगा, मैं मेहुल चोकसी को भी लेके आऊँगा, मैं दाऊद को भी लेके आऊँगा। कौन सा वापसी आया? आया एक भी? सब झूठे वादे हैं, जुमलेबाजी है और इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। बैंक से पैसे लाने की बात कही जी हाँ, स्विस बैंक से पैसा लेने के बाद, वही तो मैं कह रहा हूँ, विदेशों में इतना काला धन जमा है कि जब मैं उसे वापस ले आऊँगा तो हर एक के खाते में 15-15 लाख तो ऐसे ही आ जाएंगे। वो स्विस बैंक में जो खाते में जो पैसे जमाते हैं उल्टा और बढ़ के डबल हो गए, वो डबल हो गए, लेकिन उसका कोई खाता नहीं है, कोई शेयर नहीं करा उन्होंने, कहाँ से लाया वो पैसा, कितना जमा है कितना नहीं है। स्विस बैंक ने डाटा देने से मना कर दिया और इन्होंने लाने से मना कर दिया कि साहब वो तो हमें डाटा नहीं दे रहा, हम कहाँ से लाएं। जनता को बेवकूफ़ लगातार बना रहे हैं बस। और ये इलेक्ट्रो बॉन्ड जो है, क्या इससे सरकार
सरकार सत्ता से बाहर हो सकती है और इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या ये? इलेक्ट्रल बॉन्ड तो सर आप सीधे सीधे चंदा दो धंधा लो, बस। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, नहीं दोगे तो ED IT CBI का डंडा दूंगा, बस। ये है इलेक्ट्रल बॉन्ड, बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्ट्रल बॉन्ड की आप पूरी डिटेल निकाल के देखिए, उसमें सबका ऐसा मिलेगा। जिन जिन पार्टियों ने चंदा दिया है, या तो महीने 1.5 महीने पहले उनके ऊपर रेड पड़ी है, या महीने 1.5 महीने बाद उनके ऊपर रेड पड़ी है, और उन्होंने चंदा दे दिया, उसके बाद उस रेड का क्या हुआ कोई नहीं जानता। और PM केयर फंड सबसे बड़ा घोटाला, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा ये तो। जिस दिन इसकी परतें खुलेंगी, 2 लोगों के पास एक्सेस है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, तीसरा बंदा उसे जान ही नहीं सकता कि उसमें कितना आया, कितना खर्च करा। सबसे बड़ा घोटाला तो महाघोटाला, जिस दिन इसकी परतें खुलेंगी, इससे बड़ा घोटाला आज़ाद भारत के देश में क्या, मुझे लगता है पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा।